नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, भलाई कर बुराई से डर। भलाई कर बुराई से डर, चित्रांकन बेदी, कहानी बिमल चटर्जी। किसी समय एक गांव में देवकांत नाम का एक माली रहता था। वह राजा के शाही बगीचे में काम करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था, क्योंकि राजा के बाग में और भी बहुत से माली थे जो उसे ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं देते थे जिससे वह राजा की नज़रों में चढ़े और उनकी तरह ढेर सारे इनाम पाए। एक दिन जब वह सवेरे सवेरे राजा के बगीचे की ओर जा रहा था तो अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके पैरों तले कुचले जाने से बाल बाल बची। ईश्वर का शुक्र है, मैंने ऐन वक्त पर इसे देख लिया, वरना मुफ्त में इसकी मौत का पाप मेरे सिर चढ़ता। तभी चिड़िया बोल उठी, तुम्हारी मेहरबानी का धन्यवाद नौजवान। मैं बीमार हूँ, इसलिए उड़ नहीं सकती। यदि तुम मुझे मेरे घोंसले में पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। कहाँ है तुम्हारा घोंसला चिड़िया रानी? वह जो पीपल का पेड़ तुम देख रहे हो, उसी पर मेरा घोंसला है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घोंसले में पहुँचाए देता हूँ। पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर देवकांत चिड़िया को उसके घोंसले में रखते हुए बोला, लो चिड़िया रानी, तुम अपने घोंसले में पहुँच आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। चिड़िया रानी, जब तुम बीमार हो तो भोजन करने कैसे जाओगी, क्योंकि तुम उड़ तो सकती नहीं। तुम ठीक कहते हो, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यदि तुम मुझे अपना आहार बता दो तो मैं तुम्हारे खाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम कितने अच्छे इंसान हो। यदि तुम मेरे खाने के लिए कुछ फूलों का प्रबंध कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फूल ही खाती हूँ। तब तुम चिंता मत करो, मैं राजा के बाग में काम करता हूँ। वहाँ फूलों की कोई कमी नहीं है, सैकड़ों किस्म के फूलों के पौधे लगे हैं वहाँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लौटते समय तुम्हारे लिए मैं ढेर सारे फूल ले आऊँगा। देवकांत पेड़ से नीचे उतरा और राजमहल की ओर चल पड़ा। आज देर हो गई, पता नहीं प्रमुख माली अनाप शनाप क्या बोलेगा। जब वह शाही बगीचे में पहुंचा तो वास्तव में प्रमुख माली ने उसे खरी खोटी सुनाई। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जल्दी से जाकर सारे पौधों को पानी दो और कान खोलकर सुन लो। अब यदि भविष्य में तुम कभी देर से आए तो धक्के मरवा कर यहाँ से निकलवा दूंगा। जी जी, बहुत अच्छा। देवकांत सारा दिन बगीचे में काम करता रहा। घर लौटते समय जब उसने कुछ फूल तोड़कर अपने गमछे में लपेटने चाहे, ए पाजी, यह फूल चोरी करके तुम कहाँ ले जा रहे हो? जानते हो शाही फूलों की चोरी करने की क्या सजा है? माफ़ कीजिए प्रमुख जी, मैं आपसे आज्ञा लेना भूल गया। दरअसल ये फूल मैं एक बीमार। बकवास बंद करो, मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। चोरी तुम करो, राजा की डांट हम खाएं। मैं इसी वक्त तुम्हें सैनिकों के हवाले करूंगा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रमुख जी, मुझे चाहे जो सजा दे दीजिए, लेकिन सैनिकों के हवाले मत कीजिए। एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी चोरी छिपा सकता हूँ और तुम्हारी जान बच सकती है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें इन फूलों की कीमत चांदी का एक छोटा सिक्का मुझे देना होगा। ठीक है, यह लीजिए। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करोगे और जब जब फूल लोगे मुझे मेरी दक्षिणा देते रहोगे। जी, बहुत अच्छा। वहाँ से देवकांत सीधा चिड़िया के पास पहुँचा। बहुत देर लगा दी ए नेक इंसान, भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हुआ जा रहा है। काम जरा ज़्यादा था इसलिए देर हो गई, कल से जल्दी आया करूँगा। यह लो फूल, अपना आहार। वाह, आज मैं जी भरकर भोजन करूँगी। उस दिन से देवकांत रोज बाग से फूल तोड़ता और उसकी कीमत प्रमुख माली को देकर फूल चिड़िया को पहुँचा आता। तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हो युवक, समझ नहीं पा रही कि इस एहसान की कीमत मैं कैसे चुका पाऊंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं चिड़िया रानी, तुम्हारी मदद करके मुझे दिली खुशी मिलती है। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब वह शाम को बाग से फूल लेकर चिड़िया के पास पहुँचा। क्या बात है देवकांत, आज तुम कुछ उदास उदास से लगते हो, क्या कोई खास बात हो गई है? मुझे अफसोस है चिड़िया रानी कि कल शायद मैं तुम्हारे खाने के लिए फूल न ला पाऊँ। मेरे लिए अब तुम्हें फूल लाने की कोई विशेष ज़रूरत भी नहीं है देवकांत। अब मैं बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ तथा कल से स्वयं अपने खाने का प्रबंध कर लूँगी।
लेकिन फिर भी क्या तुम यह नहीं बताओगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है जिसकी वजह से तुम उदास और चिंतित हो? पहले तो देवकांत असली बात बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब चिड़िया रानी ने बहुत जोर दिया, जब तुम कारण जानना ही चाहती हो चिड़िया रानी, तो सुनो। मैं इन फूलों की कीमत प्रमुख माली को देकर आता था, लेकिन अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। कहकर देवकांत ने चिड़िया को सारी बात बता दी। सब कुछ जान सुनकर चिड़िया की आंखें डबडबा आई। देवकांत, मेरे प्यारे भैया, मैं नहीं जानती थी कि मुझ नाचीज के लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी खुशी खुशी दे डालोगे, वरना मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देती। उफ, मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा। अच्छा होता कि मैं भूखों ही मर गई होती। तुम दुखी मत हो चिड़िया रानी, मैं इसलिए उदास व चिंतित नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं रही, बल्कि मैं तो इस बात से चिंतित था कि कल तुम्हारे लिए फूल कहाँ से लाऊंगा। लेकिन अब तुम्हें स्वस्थ जानकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। अच्छा, रात गहरी होती जा रही है, अब मैं घर चलता हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन मुझसे रोज मिलना ना भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा बहन। उस दिन से देवकांत चिड़िया के लिए फूल तो नहीं लाता, लेकिन काम से लौटते वक्त रोज उससे मिलकर जरूर जाता। एक दिन जब वह काम से घर लौट रहा था, तो उसे अपनी मुंह बोली बहन से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। देवकांत भैया, क्या आज अपनी बहन से मिलकर नहीं जाओगे? ओह चिड़िया बहन, माफ करना बहन, मैं अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि आज तुम्हें भी बुला बैठा। आज तुम मुझे भूल गए भैया, जबकि आज मैं न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या कोई खास बात है चिड़िया बहन? हाँ, ऊपर आओगे तो बताऊंगी। देवकांत ऊपर पहुंचा। हाँ, अब बताओ बहन, क्या बात है? भैया, तुमने जो मुझ पर बीमारी के समय उपकार किया, उसकी मैं कीमत तो नहीं चुका सकती, लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगी जो शायद तुम्हारे सारे दुख दर्द व गरीबी दूर कर देगा। कहकर चिड़िया ने अपने घोंसले में से एक बीज उठाया और देवकांत की हथेली पर रख दिया। अरे, इतना बड़ा बीज! यह किस पेड़ का बीज है चिड़िया रानी? मैंने बहुत से बीज देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा एवं विचित्र बीज मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। यह कोई साधारण बीज नहीं है भैया, यह मृत यौवन संजीवनी वृक्ष का बीज है। इसके फूल सूंघने वाला सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान बना रहता है। वाह, तब तो यह वास्तव में दुर्लभ बीज है। निसंदेह इस बीज से जो वृक्ष होगा और उसमें जो फूल लगेंगे वो अनमोल होंगे। तुम उन्हें बेचकर बहुत सा धन कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसका वृक्ष 1 माह में ही इतना बड़ा हो जाएगा और वे फूल उस पर सूर्य छुपने के बाद ही रोज रात को निकलेंगे और भोर होते ही लुप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्हें तुम्हें रात ही रात में तोड़ना होगा। तुमने इतना अनमोल बीज देकर तो मेरी तकदीर ही पलट दी है चिड़िया रानी। लेकिन एक बात तो बताओ कि इतना अनमोल बीज तुम्हें मिला कहाँ से? बस संयोग से ही हाथ लग गया। आज मैं सुबह तड़के उठकर आहार के लिए निकली थी। उड़ते उड़ते जब मैंने 3 पहाड़ पार कर लिए, तो मुझे नीचे एक स्थान पर सुंदर दृश्य दिखाई दिया। ओह परियां, मुझे नीचे चलकर उनकी टोह लेनी चाहिए। हो सकता है उनकी बातचीत से मुझे कोई ऐसा उपाय सुझाई दे जाए जिससे मैं अपने भैया की गरीबी दूर करने में उसकी मदद कर सकूं। सोचकर मैं नीचे उतरी और उस पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई, जिसके नीचे उन परियों की छड़ियां, पंख व कपड़े आदि रखे हुए थे। वे नहाकर इसी पेड़ के नीचे आएंगी और हो सकता है तब कुछ बातचीत करें। शीघ्र ही परियां ताल से बाहर निकली और पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने अपने वस्त्र आदि पहनने के साथ साथ बातचीत भी करने लगी। सखी, यह स्थान बहुत सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ। हाँ सखी, सचमुच आज बहुत समय बाद जल क्रीड़ा और सैर सपाटा करने में आनंद आया है। मैं तो अब यहाँ रोज आया करूँगी। मैं भी। सखियों, जब हमने रोज ही यहाँ आना है तो क्यों न यहाँ मृत यौवन संजीवनी वृक्ष लगा दें, ताकि नहाने धोने के पश्चात उसके फूलों की महक ले सके और सदा सदा के लिए स्वस्थ एवं जवान रह सकें। वाह, तुमने तो हम सबके मुंह की बात छीन ली। कल हम परीलोक से उसका एक बीज लेते आएंगे और आसपास कहीं काट देंगे। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, अतः वृक्ष को कोई खतरा नहीं रहेगा और वह सुरक्षित रहेगा। यह शुभ कार्य कल की बजाय आज ही क्यों न कर लिया जाए। मैं एक बीज अपने साथ लेती आई हूँ। क्या सच? लो, अपनी आंखों से देख लो। वाह सखी, तुम तो वास्तव में हमसे ज्यादा समझदार निकली।
चलो इसे पास ही कहीं गाड़ दे। मेरी राय से तो ताल के इस तरफ का किनारा ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा सखी। बड़ा विचित्र बीज है इनके पास। यदि किसी तरह वह मेरे हाथ लग जाए तो मेरे भैया की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ठीक 1 माह पश्चात यह बीज संपूर्ण वृक्ष का रूप धारण कर लेगा और उस पर फूल खिल उठेंगे। वह तो ठीक है सखी, लेकिन वे अनमोल फूल तो सूर्य के छिपने के बाद निकलेंगे। उसकी सुगंध लेने के लिए तो हमें रात के समय आना पड़ेगा। दिन को तो वो लुप्त हो जाते हैं। अरे पगली सखी, जानती नहीं कि ठीक 1 माह के बाद से हमें रात के समय ही अपने लोक से बाहर आने की आज्ञा मिलेगी। अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गई थी। सच, तब बड़ा मजा रहेगा। गड्ढे में बीज दबाने के बाद उन्होंने अपने अपने हाथ में थमी छड़ी हिलाई और आकाश में उड़ गई। बन गया काम। अब वह बीज मेरी मुट्ठी में है। उन सब की नजरों से ओझल हो जाने के बाद मैंने वह गड्ढा खोदा और अपने घोंसले में पहुंचने के बाद मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी। सच, तुम कितनी अच्छी हो बहन, जो मेरे बारे में इतना सोचा और इतना कुछ किया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारे इस उपहार का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना। इसकी विशेषता किसी को मत बताना, वरना वे तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर देंगे। ठीक है। और पेड़ से उतरकर देवकांत अपने घर की ओर चल दिया। चिड़िया बहन ने यह अनमोल बीज दिया तो है, लेकिन इसे गाड़ूंगा कहाँ? यदि घर के बाहर गाड़ता हूँ तो वृक्ष के बड़े होते और फूलों के लगते ही लोगों को इसकी विशेषता का पता चल जाएगा और वे सारे फूल तोड़ लेंगे। और अपने घर के अलावा मेरे पास ऐसी कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है जहाँ मैं उस पेड़ को लोगों की निगाहों से बचाकर रख सकूं। फिर घर पहुंचकर भी उसका मस्तिष्क उस बीज को बोने के लिए किसी उपयुक्त स्थान के विषय में ही सोचता रहा। कहाँ बोऊं उस बहुमूल्य बीज को? यदि एक बार वह पेड़ उग गया तो शायद फिर मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। महाराज ही मुझे उन फूलों की मुंह मांगी कीमत देने को राजी हो जाएंगे। काफी रात गई। वाह, एक तरकीब आई दिमाग में। क्यों ना मैं उस बीज को महाराज के ही शाही बगीचे में बो दूं, तब उसकी उचित सुरक्षा भी होती रहेगी। साथ ही महाराज मुझसे उस अद्भुत वृक्ष को पाकर प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे ढेरों इनाम देने के साथ साथ मेरी तरक्की भी कर देंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अपने पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए इससे बढ़िया कोई और उपाय नहीं। इसके बाद देवकांत निश्चित होकर गहरी नींद सो गया। अगले दिन वह नित्य समय पर शाही बाग में पहुंचा और एक उपयुक्त स्थान देखकर बीज बोने के लिए गड्ढा खोदने लगा। आज तो यह समय से पहले ही आ गया, लेकिन सूअर वहां क्या कर रहा है? कहीं फिर कोई चालाकी तो नहीं कर रहा? अगले ही पल, ए मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों खोदा तूने यह गड्ढा? प्रमुख जी, मैं यहाँ एक अजीबोगरीब फूलों के वृक्ष का बीज बो रहा हूँ। अजीबोगरीब फूलों के वृक्ष का बीज बो रहा है? क्यों भाई, कैसा है वह बीज? जरा दिखाना तो। यह देखिए, यह है वह बीज। इसे मृत यौवन संजीवनी बीज कहते हैं। क्या बकवास है? यह बीज है या कोई सूखी गुठली? भला इतना बड़ा भी कोई बीज होता है? मैं सच कह रहा हूँ प्रमुख जी। इसे बोने से 1 माह में ही पूरा पेड़ निकल आएगा। फिर उस पर जो फूल खिलेंगे उन्हें सूंघने से। फिर देवकांत ने प्रमुख माली को उस बीज और उसके निकलने वाले वृक्ष व फूलों की सारी विशेषता बता दी। सब कुछ सुनकर प्रमुख माली की आंखों में लालच की गहरी चमक उभर आई। अगर इसकी बात सच है तो वास्तव में यह बीज अनमोल है। इससे तो मैं महाराज से लाखों मोहरे कमा सकता हूँ। क्यों ना 1 माह में इसका परिणाम देख लूं। अब क्या सोचने लगे प्रमुख जी? कृपया मुझे इसे बोने की इजाजत दे दीजिए। वृक्ष के उगने पर फूलों से जो आमदनी होगी उसमें से आधा हिस्सा मैं आपको भी दूंगा। ठीक है, तुम इसे बो सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो जो चोर की सजा वह मुझे दे दीजिएगा। अच्छा देवकांत, यह तो बताओ कि यह अद्भुत बीज तुम्हें मिला कहाँ से? यह मुझे एक चिड़िया ने दिया है। वह मुझे भाई मानती है और मैं उसे बहन। अजीब बात है, एक चिड़िया इसकी बहन और उसी ने परियों से यह बीज लाकर इसे दिया। विश्वास तो नहीं होता। खैर, 1 माह में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर समझूंगा इससे। बीज बोने के बाद देवकांत दूसरे कामों में जुट गया और प्रमुख माली भी अपने काम में जुट गया। लेकिन उस दिन से प्रमुख माली उससे बहुत अच्छे ढंग से पेश आने लगा
और उसकी मदद भी करने लगा। नहीं नहीं, मैं भला इस पैसों का क्या करूँगा? अरे रख भी लो भाई, काम आएंगे। एक एक करके दिन बीतते रहे। बीज से अंकुर फूट निकला और वह दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। वाह! ठीक 30 दिन बाद उस पौधे ने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया। आज पूरे 30 दिन हो गए हैं देवकांत। वृक्ष भी पूरी तरह फल फूल गया है, लेकिन इस पर अनोखे फूल कब निकलेंगे? चिड़िया रानी के कहने के मुताबिक तो आज रात को ही खिलने चाहिए। चिड़िया का ध्यान आते ही एकाएक देवकांत गंभीर हो गया। आज 1 माह हो गया मैं चिड़िया बहन से मिलने नहीं गया। उफ, कितना खुदगर्ज हूँ मैं। जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उसे ही भुला बैठा। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। क्या सोचने लगी देवकांत? सोच रहा था कि इस वृक्ष के चक्कर में मैं उस दिन से अपनी मुंह बोली बहन तक से नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मुझे यह वृक्ष मिला। खैर, आज मैं इस वृक्ष पर प्रथम बार खिलने वाले फूलों को भेंट स्वरूप पहले उसी को दूंगा। जब मैं तुम्हें फूलों को हाथ लगाने दूंगा तभी तो तोड़ोगे ना। अब तो इस वृक्ष और इसके फूलों पर केवल मेरा ही अधिकार होगा। दोनों दिन भर अपने अपने काम में जुटे रहे। फिर जैसे ही सांझ हुई और सूरज डूबा, राजमहल और आसपास का वातावरण अद्भुत सुगंध से महक उठा। आहा प्रमुख जी, देखिए, वृक्ष पर फूल खिल उठे हैं। वाह, कितनी मनमोहक सुगंध है। मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि देवकांत के यह फूल निसंदेह चमत्कारी हैं। तभी देवकांत आनंद विभोर होकर फूल तोड़ने के लिए वृक्ष की ओर दौड़ा। अरे, वह मर्दूत तो अपने बाप का माल समझकर फूल तोड़ने जा रहा है। अभी मजा चखाता हूँ उसे। इधर एक ही उछाल में देवकांत वृक्ष पर चढ़ गया और झटपट फूल तोड़ने लगा। बस चिड़िया रानी को उपहार में देने के लिए इतने ही फूल काफी हैं। लेकिन जैसे ही वह वृक्ष से नीचे उतरा, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस पाजी को। आज यह चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। ओह नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।